हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इन सारे विषय की मैंने चर्चा पिछले वीडियो में कर दी है और इन सारे वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करें और सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से समझें भी। आज मैं आप लोगों के समक्ष कर्मधारय समास को लेकर के उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्मधारय समास कहते किसे हैं। जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो या एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो आपको लग रहा होगा ये परिभाषा बड़ा जटिल है, कहाँ से विशेषण आ गया, कहाँ से विशेष आ गया, कहाँ से उपमेय हुआ, कहाँ से उपमान हुआ। लेकिन ये जरा भी कठिन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो पढ़ा ही है। उपमेय उपमान यह आप लोगों के लिए एक नई बात होगी, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं या जिन लोगों ने अलंकार को पढ़ा है वे उपमेय उपमान को समझते हैं। फिर भी मैं विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या है, उपमेय उपमान किसे कहते हैं, इसकी चर्चा मैं अभी तुरंत आप लोगों के समक्ष करूंगी। तो पहले देख लेते हैं कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसे आप याद रखिएगा, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान। ठीक है, यानी विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले देखिए, विशेषण विशेष्य नीलकमल, आप लोग सभी जानते हैं नील क्या है, विशेषण है। कमल क्या है, ये संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द को ही विशेष्य कहते हैं। हो गया ना आसान। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, नीला है जो कमल। दूसरा देखिए, उपमेय उपमान, उदाहरण क्या है, ग्रंथ रत्न। तो इसका विग्रह करेंगे तो ग्रंथ रूपी रत्न, यानी ग्रंथ की तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग, रत्न से कर रहे हैं। यहीं पर सब कुछ स्पष्ट हो गया। देखिए, यानी ग्रंथ की तुलना कर रहे हैं, यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं वो है ग्रंथ, यानी वो है उपमेय। और ग्रंथ की तुलना किससे कर रहे हैं, रत्न से कर रहे हैं, यानी जिससे तुलना की गई वो हो गया उपमान। तो अब अलग अलग से समझ लेते हैं। देखिए, विशेष्य, संज्ञा शब्द को विशेष्य कहते हैं। अब तो आसान हो गया, आप लोग सबने सभी संज्ञा पढ़ा है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जितने भी शब्द हैं वो शब्द क्या है, संज्ञा है। और ये संज्ञा ही क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। दूसरा है विशेषण समझते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बतलाए, मोटा है कि पतला है कि अच्छा है कि खराब है, किस रंग का है, आकार कैसा है, गुण क्या है, ये क्या है, विशेषण वाले शब्द हैं। तो जो विशेषता बतलाते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। अब देखिए उपमेय, अभी मैंने तुरंत आप लोगों को समझाया था, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाती है, दोनों को ही समझिए। उपमा माने जिस वस्तु की हम उपमा दे रहे हैं, जिस वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं, जैसे ग्रंथ रूपी रत्न, यानी ग्रंथ की हम तुलना कर रहे हैं, तो ग्रंथ हो गया उपमेय। उपमान क्या है, जिससे किसी चीज की उपमा दी जाए, यानी जिससे तुलना की जाती है। अब एक वस्तु मेरे पास है, अब उसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से होगी, तो जो दूसरी वस्तु है वो हो गया क्या, उपमेय हो गया। यानी ग्रंथ की तुलना हम लोगों ने किससे किया, रत्न के साथ, तो रत्न हो गया उपमेय। जैसे देखिए, हम लोग कभी कहीं कुछ देखते हैं कोई सामान और देखकर क्या कह देते हैं, ये इसके जैसा है, कहते हैं ना, यह अमुक चीज अमुक के जैसा है। तो यानी हम लोगों ने वहां पर क्या किया, तुलना किया है। देखिए, बहुत सारी चीजों को हम लोग व्यवहार में लाते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से उसे समझ नहीं पाते हैं कि उसे उपमेय कहेंगे कि उपमान कहेंगे। लेकिन हम लोग ये सारी बातें अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं। हम लोग राह चलते हुए कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं और कितनी सारी चीज़ों को बातों बातों में क्या करते हैं, उसकी तुलना कर देते हैं। तो वही तो हो गया, तो वही तो हो गया उपमेय और उपमान। यानी जिस वस्तु की तुलना हमने कर दी वो हो गया उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना कर दी
वो हो गया उपमान। इसे आप याद रखिए कि जिसकी तुलना कर रहे हैं वो है उपमेय, और जिससे तुलना करेंगे वो हो जाएगा उपमान। एकदम याद रखिए। अब उदाहरण देखिए, विशेषण विशेष्य का उदाहरण। समस्त पद है और यह है विग्रह, यानी परीक्षा में आपको क्या दिया जाएगा, ये समस्त पद दिया जाएगा, आपको उसको विग्रह करके दिखलाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, काली मिर्च। तो काली मिर्च का विग्रह जैसे काली मिर्च अलग अलग किए, या हम कहेंगे काली है जो मिर्च, आप ऐसे लिखेंगे काली है जो मिर्च। कृष्ण सर्प, कृष्ण का रंग क्या है, काला, और सर्प मतलब सांप, तो क्या हो गया, काला सांप, यानी काला रंग का जो सांप वो है कृष्ण सर्प। फिर देखिए समस्त पद। कुबुद्धि, आप लोग सभी जानते हैं कु मने खराब, बुरी, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, बुरी बुद्धि, खराब बुद्धि। किंतु हमें लिखना कैसे है, काली है जो बुद्धि, काली मतलब खराब। महाराजा, महाराजा कैसे बना है, महान राजा, यानी इसे कैसे लिखेंगे, महान है जो राजा। परमात्मा, यानी परम आत्मा, तो परम है जो आत्मा। काला पानी, क्या है, काला पानी, तो क्या लिखेंगे, कैसे विग्रह करेंगे, काला है जो पानी। बदबू, बदबू मतलब बद मतलब खराब, और बू मने गंध, तो क्या हो गया, खराब गंध, तो इसे कैसे लिखेंगे, खराब है जो बू या गंध। खुशबू, खुशबू यानी सुंदर गंध, यानी सुंदर है जो गंध। नील गगन, देखिए नील गगन, यानी इसका विग्रह कैसे करेंगे, नीला है जो गगन। का पुरुष, का मने कायर, पुरुष, का पुरुष किसे कहते हैं, का पुरुष किसे कहते हैं, कायर पुरुष को कहते हैं, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, कायर है जो पुरुष। अब देखिए उपमेय उपमान से भी देखिए, समस्त पद विग्रह। कमल नयन, यहाँ पर मैंने क्या बतलाया, तुलना हो रही है, तो ये देखिए नयन है, नयन माने आँख, तो आँख की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से, तो कैसे लिखेंगे, कमल के समान नयन। क्रोधाग्नि, क्रोध की तुलना किससे हो रही है, अग्नि से हो रही है, यानी क्रोध रूपी अग्नि। कनकलता, कनक माने सोना, तो कनकलता, लता की तुलना किसके साथ है, कनक के समान, यानी सोना के समान, तो होगा कनक के समान लता। मुख चंद्र, यानी मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से हो रही है, तो चंद्र की तरह मुख। मुख कमल, यहाँ पर मुख की तुलना किससे हो रही है, कमल से हो रही है, तो कमल के समान मुख। चरण कमल, चरण की तुलना कमल के साथ, यानी कमल के समान चरण, हम लोग कहते हैं ना ईश्वर के लिए चरण कमल का प्रयोग करते हैं ना। नेत्र कमल, देखिए तो यहाँ पर नेत्र की तुलना किससे है, कमल के साथ, तो कमल के समान नेत्र। संसार सागर, यानी संसार रूपी सागर, यानी संसार की तुलना किससे की गई है, सागर से की गई है। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, यानी प्राण क्या होता है, सबसे प्रिय होता है ना हम लोगों के लिए। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा, यानी भक्ति किसके समान है, अमृत के समान है, सुधा मतलब अमृत। लौह पुरुष, ये पुरुष की तुलना किससे की गई है, लोहा से की गई है, तो लौह के समान पुरुष। ज्ञानालोक, यानी ज्ञान रूपी आलोक, आलोक कहते हैं किरण को। देखिए शशि मुख, शशि के समान मुख, शशि माने क्या, चांद, इस शशि का अर्थ क्या है, चांद। तो परीक्षा में आपको जो है ये जो यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला समस्त पद ये दिया जाएगा, और इसका विग्रह जो है आपको इस तरह से करना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जितने सारे शब्द हैं ये एग्ज़ाम में दिए जाएंगे, परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है समस्त पद दे करके, और आपको इसका विग्रह करना है। यहाँ पर मैंने शब्दों को तोड़ा है और ये इसका विग्रह है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये सब जो विग्रह है ये आपको पूरा पढ़ना है और अभ्यास करना है। आप कोई भी व्याकरण किताब लीजिए, उसमें जहाँ भी समास दिया गया होगा वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, उन सारे उदाहरणों को अपने कॉपी में लिखिए, उसको उसका विग्रह कीजिए और अभ्यास करते रहिए। अभ्यास में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन का समय है, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें, जो शिक्षक आपको समझा रहे हैं वो बहुत मेहनत से आपको समझाते हैं, वो आपके एक अच्छे भविष्य की कामना करके आपको पढ़ाते हैं,
तो उसके प्रयास को आप व्यर्थ न जाने दें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि A+A जो होता है वो 2A बनता है। देखिए एक शिक्षक जो है आपको कितने ऊर्जा के साथ, कितने प्रयास से, कितने मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। तो इस प्रयास को विफल मत बनाइए, बल्कि ये जो शिक्षक की तरफ से जो कोशिश है उसका आप भरपूर लाभ उठाइए। क्योंकि आपको किसी न किसी दिन तो इंटरव्यू के लिए जाना ही होगा। तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू में आप गए, वहाँ पर किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं समझ पा रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो कितना बुरा लगेगा आपको। और ये भी जान लीजिए कि जो समय चला जाता है वो वापस कभी आता नहीं है। तो समय का सदुपयोग कीजिए। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है, उसे आप अपने कॉपी में लिखिए, उसका अभ्यास कीजिए, हैंडराइटिंग लिखिए। हैंडराइटिंग लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कम से कम किसी कहानी का या किसी कविता को ले लीजिए, उसी को 10 बार लिखिए ना। देखिए आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, आपका स्पेलिंग अच्छा हो जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, तो आप पूरे प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आपको लगता होगा कि जो टीचर हैं हमें व्यर्थ इतना कुछ समझाती है, सब कुछ तो आप जानते ही हैं। लेकिन सब कुछ आप जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको अमल में लाते नहीं हैं। तो जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को ज़रूर समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। एक नए समाज के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। धन्यवाद।